तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट ये है, इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज्ड, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, ये 2-3 पॉइंट है बस। टू बी यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज should be such that ionic mobility of the cations is equal to the ionic mobility of the anions। ये बात समझ में आया? आयनिक मोबिलिटी का मतलब समझते हो? मोबिलिटी का मतलब हुआ कि मूव करना, मूव करने की टेंडेंसी को। तो मतलब जिस रेट से उसका केटायन मूव करेगा, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट में एक केटायन होता है और एक एनायन होता है, तो जिस रेट से उसका केटायन मूव करना चाहिए उसी सेम रेट से उसका एनायन भी मूव करना चाहिए, तभी इफेक्टिवली ये सॉल्ट ब्रिज काम कर पाएगा। मतलब इसको हम लोग अदर वर्ड्स में ये लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ केटायन मस्ट बी इक्वल टू स्पीड ऑफ एनायन। तो वैसा इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करेंगे जिसमें कि कैटायन और एनायन का मूव करने का टेंडेंसी जो होना चाहिए वो एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ हाँ सर। चलो सेकंड पॉइंट ये है कि जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे वो 100% आयोनाइज होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट शुड बी 100% आयोनाइज। जो भी हम लोग सॉल्ट लिखेंगे, उस सॉल्ट यूज करेंगे, वो उसका 100% वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे, तो हम लोग जनरली आयनिक सॉल्ट ही यूज करेंगे, NaCl, KCl, KNO3, NH4NO3, ठीक है। इसी टाइप का सॉल्ट यूज करेंगे जो कि 100% अपने आयंस में ब्रेक हो जाए। तीसरा पॉइंट ये है, आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बोलो, हेलो, हाँ सर। क्लियर है ना? विजिबल है ना स्क्रीन? हाँ चलो ठीक है, लिखते जाओ इसको साथ में ही। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वैसा सॉल्ट यूज नहीं करेंगे जो सॉल्ट जो है एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेगा। जैसे ही उसको हम लोग सॉल्ट, जो सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, हम लोग उस टाइप के सॉल्ट को यूज नहीं कर सकते हैं जो कि प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल हम लोग, जैसे देखो एग्जांपल में Ag+ आयंस हम लोग यूज नहीं करेंगे, या Hg के आयंस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रेसिपिटेट बनाते हैं। जैसे Ag है, तो Ag अगर ये कंबाइन कर जाएगा मान लो सॉल्ट के आयन से, तो ये क्या बना लेगा? AgCl जैसे बन जाएगा। तो AgCl क्या होता है? वो तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हो जाएगा ना। अगर कोई प्रेसिपिटेट बन गया, अगर मान लो सॉल्ट ब्रिज जो है, वो सॉल्ट ब्रिज में जो आयंस प्रेजेंट है, वो जिस सॉल्यूशन से उसको कनेक्ट किए उस सॉल्यूशन के आयंस के साथ कंबाइन करके अगर प्रेसिपिटेट बनाने लगे, अगर उस दोनों में रिएक्शन हो जाएगा, तो रिएक्शन हो जाने के बाद वो क्या हो जाएगा? रास्ता, अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो वो जो माउथ है जहां से ओपन हो रहा है वो माउथ तो ब्लॉक हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो उसी जगह वो तो ब्लॉक हो जाएगा ना, वो एंट्रेंस जहां से वो केटायन या एनायन का एंट्री हो रहा था। ठीक है, सर, हेलो। Ag+ या फिर Ag2+ होता है? Ag+ होता है, मेनली सिल्वर का वैलेंसी 1 ही होता है मोस्ट ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, मर्क्यूरी का वैलेंसी 1 और 2 दोनों होता है, तो दोनों यूज कर सकते हैं, तो वो अलग अलग सॉल्ट डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस टाइप के सॉल्ट को हम लोग, या इस टाइप के आयंस को यूज नहीं करेंगे ब्रिज में, क्योंकि ये सारे आयंस जो है प्रेसिपिटेट बना देंगे। अगर ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो माउथ जो है सॉल्ट ब्रिज का वो ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक हो जाएगा तो फिर इफेक्टिवली वो काम नहीं कर पाएगा। समझ में आया? सर एक बार सॉल्ट ब्रिज थोड़ा बता दीजिए शॉर्ट में। सॉल्ट ब्रिज लास्ट क्लास में बताया तो थे, वर्किंग।
क्या काम करता है सॉल्ट ब्रिज, बताए थे ना। पहला तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, दोनों साइड न्यूट्रलिटी होना चाहिए, और दूसरा सर्किट कंप्लीट करता है वो, उसका लिखाए तो थे पैराग्राफ कैसे वो फंक्शन करता है, लास्ट क्लास में देखो। हो गया ये, इतना लिख लिए। हाँ चलो ठीक है, सबका हो गया ना, सारे लोगों का। हाँ सर। अमृत, हाँ सर। अमृत हाँ सर। लिख लिया ना। हाँ चलो सर। तो ये ध्यान रखना, सॉल्ट ब्रिज का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, मतलब सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट यूज करेंगे वो इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करने चाहिए, कोई भी सॉल्ट हम लोग यूज नहीं कर लेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आईयूपीएससी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। लिख लो, हेडिंग डाल लो, आईयूपीएससी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, कि हम लोग सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये आईयूपीएससी का कुछ रूल्स है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, अपने मन से हम लोग नहीं लिखते हैं, ये आईयूपीएससी का जो प्रिस्क्राइब रूल्स है उसको फॉलो करते हुए हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है इसमें, ये ध्यान रखो कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड को लिखते हैं, ठीक है, और एनोड और कैथोड को सेपरेट करेंगे हम लोग ये डबल स्ट्रेट लाइन से, इससे एनोड, और दो लाइन से सेपरेट करेंगे, और इस साइड राइट हैंड साइड में हम लोग कैथोड लिखेंगे हमेशा। तो एनोड में जो रिएक्शन हो रहा होगा या एनोड में जो यूज करेंगे वो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और कैथोड में जो यूज करेंगे वो हम लोग राइट हैंड साइड में। ये हम लोग देखे भी थे जब गैल्वेनिक सेल का क्रिएशन हो रहा था, तो उस समय एनोड को किस साइड प्लेस किया गया था बताओ, लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड साइड में, और कैथोड को किस साइड प्लेस किया गया था, राइट। राइट हैंड साइड में। तो वो आईयूपीएससी के रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जैसे मान लो हम लोग एनोड में कौन सा यूज किए थे, जिंक रॉड को प्लेस किए थे किसमें, ZnSO4 में, है ना। हाँ सर। तो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। एनोड में हम लोग क्या यूज किए थे, जिंक रॉड जो था ये सॉलिड फॉर्म में था, और इसको प्लेस किया गया था ZnSO4 में, ये एक्वस था, ठीक है, ये एनोड वाला हो गया। और उसके बाद ये डबल लाइन ऐसे यूज करोगे। और कैथोड में हम लोग क्या किए थे, कॉपर, कैथोड के केस में क्या हो रहा था, एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर में क्या, कैथोड में क्या होता है, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में, इस टाइप का हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये रिएक्शन है, यहाँ पे देखो जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, बताना यहाँ पे क्या है, इस केस में जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। सॉलिड अगर रहेगा जिंक तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। 0। अब ZnSO4 में अगर ये गया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, ZnSO4 में जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, +2 हो गया। ये 0 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो एनोड में हमको पता है कि ये क्या होता है, एनोड में कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में इसको रिप्रेजेंट किए। और कैथोड में देखो ये CuSO4 एक्वस जो है, यहाँ कॉपर सल्फेट का यहाँ पे Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है ना। और कॉपर अगर सॉलिड में हो गया तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0। ये +2 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो +2 से अगर 0 में जा रहा है तो ये किसको डिनोट कर रहा है बताओ तो, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन। रिडक्शन। पहले ऑक्सीडेशन, CuS को पहले नहीं लिखेंगे सर, सर उसमें रिडक्शन हो रहा है ना, तो रिडक्शन वाले रिएक्शन को शो करोगे ना, पहले CuSO4 लिखेंगे, क्योंकि कॉपर वहां पे किस में जा रहा है, +2 से 0 में जा रहा है, +2 से 0 में जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तभी तो रिडक्शन बोलेंगे उसको। हाँ। और पहले वाले में जिंक जो है 0 से +2 में जा रहा है, तभी तो वो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ऑक्सीडेशन वाले को हमको लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करना है, और रिडक्शन वाले को राइट हैंड राइट साइड, हैंड साइड। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, इफ कंपोनेंट्स आर इन सेम फेज,
अगर मान लो दो कंपोनेंट सेम फेज में हो गया, सेम फेज मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस या एक्वस, उसको रिप्रेजेंट करता है फेज। तो अगर कंपोनेंट सेम फेज में हो गया तो दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा, दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। अगर सेम फेज में रहेगा तो उसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो Fe+2 है, ये एक्वस है, और मान लो दो आयंस हैं, ये Fe3+ भी है, यहाँ पे एक्वस है। तो इन दोनों को हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम फेज में, दोनों एक्वस में है। अगर सेम फेज में रहेगा तो कॉमा से सेपरेट करेंगे। लेकिन इफ कंपोनेंट्स आर इन डिफरेंट फेज, अगर मान लो सेम कंपोनेंट डिफरेंट फेज में अगर हो तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से सेपरेट करते हैं। इफ कंपोनेंट्स आर इन डिफरेंट फेज, ठीक है, ये लिख लेना, दे आर सेपरेटेड बाय, ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से सेपरेट करेंगे, ठीक है। और एनोड और कैथोड को हम लोग डबल लाइन से सेपरेट करते हैं, समझ में आ रहा है। एनोड और कैथोड के बीच का, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच का अगर हमको सेपरेशन देखना है तो वो डबल लाइन यूज करेंगे। लेकिन अगर कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, अगर डिफरेंट फेज में है, तो वहां पे सिंगल लाइन यूज करेंगे। जैसे देखो वहां पे जिंक और ये, जैसे कॉपर है, मान लो Cu2+ है, ये तो एक्वस फॉर्म में रहेगा। और कॉपर अगर ये सॉलिड फॉर्म में जा रहा है, Cu सॉलिड फॉर्म में, तो यहाँ पे हम लोग सिंगल लाइन का यूज करेंगे। दोनों तो कॉपर ही है, एक एक्वस फॉर्म में है और दूसरा सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ पे कॉमा नहीं यूज करेंगे, हम लोग सिंगल लाइन यूज करेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट फेज में, अलग अलग फेज में, सॉरी डिफरेंट फेज में, एक एक्वस में एक सॉलिड में है। अगर ये दोनों एक्वस रहता तो फिर कॉमा यूज करता। ठीक है। अब बहुत जगह देखोगे इसका कंसेंट्रेशन भी मेंशन किया जाता है। तो कंसेंट्रेशन को जैसे मान लो यहाँ पे ये है, इस टाइप का अगर रहेगा, देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ पे Cu2+ जो है एक्वस, और यहाँ पे कंसेंट्रेशन भी दिया जाता है। जैसे जो भी कंसेंट्रेशन होगा इसका 2 मोलर जैसे मान लो, तो 2 मोलर यहाँ पे ऐसे इसका ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा। और जैसे मान लो इसको सेपरेट करना है Cu सॉलिड से, तो सॉलिड का तो कंसेंट्रेशन नहीं होगा ना। कंसेंट्रेशन हम लोग किस में यूज करेंगे, सॉल्यूशन वाले केस में ही कंसेंट्रेशन यूज होगा ना। सॉलिड में कंसेंट्रेशन होगा क्या, नहीं सर। नहीं। कंसेंट्रेशन हमेशा सॉल्यूशन के लिए ही यूज होता है ना। क्लियर है ना, ये तो पढ़े हो तुम लोग पहले ही। तो कंसेंट्रेशन अगर किसी भी आयन का दिया हुआ है तो वो एक्वस आयंस का दिया रहेगा, तो वो तुमको उसी जगह जहां पे आयन मेंशन किया हुआ उसी जगह तुमको ब्रैकेट में कंसेंट्रेशन दिया रहेगा उसका, ठीक है। क्लियर है। ये कुछ कुछ रूल्स हैं जो कि हमको फॉलो करना है रिप्रेजेंटेशन का। मतलब सेल का जो तुमको एग्जांपल दिया रहेगा या क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, इसी फॉर्म में मेंशन किया रहेगा, तुमको इसी रूल के अकॉर्डिंग मेंशन किया रहेगा। तो तुमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये रूल हम लोग फॉलो करते हैं, ये IUPAC के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड रूल है। ठीक है, लिख लिए इतना, हो जाएगा तो बोलना, लिख लोगे तो। हो गया हाँ अमृत, सर। लिख लिए पूरा। हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कैलकुलेशन की तरफ। अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल पार्ट में जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। लिखो, हेडिंग डाल लो, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पे एक चीज नोट करके लिखो, since the
absolute value, since the absolute value of potential cannot be calculated, कभी भी हम लोग पोटेंशियल का एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर ए standard electrode is used to calculate the electrode potential, और उस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना कभी भी। देखो एक ये हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग पोटेंशियल का, जैसे कोई भी मेटल का एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे मेटल के केस में हम लोग दो चीज, एक मेटल का टेंडेंसी होता है, कुछ मेटल ऑक्सीडाइज होते हैं और कुछ मेटल रिड्यूस होते हैं। अलग अलग मेटल का टेंडेंसी अलग अलग होता है, तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा। वो बताया है ना कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होगा तो वहां पे एक पोटेंशियल डेवलप होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वहां पे पोटेंशियल डेवलप होगा तो वहां पे पोटेंशियल का हर एक मेटल के केस में एक पोटेंशियल का वैल्यू आता है। तो किसी भी केस में या किसी भी मेटल के केस में हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग पोटेंशियल का डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए, जिसको बोला जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। दूसरे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के टर्म में हम लोग डिटरमाइन करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में डिटरमाइन करेंगे। तो एक रेफरेंस के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और इसके रेस्पेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो उस रेफरेंस या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो हम लोग यूज करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस में यूज होता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए ये ध्यान रखो। तो लिख लो फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस, कुछ कुछ इसमें कंडीशंस हैं। तो पहला ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस जो होना चाहिए, जितना भी आयंस उसमें होगा, उस सॉल्यूशन में जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे उस सभी का कंसेंट्रेशन जो होगा वो 1 मोलर होगा। स्टैंडर्ड कंडीशन ये है कि कंसेंट्रेशन ऑफ द आयंस कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। दूसरा चीज कि अगर मान लो वहां पे कोई गैस यूज कर रहे हैं हम लोग, मान लो सॉल्यूशन की जगह अगर हम लोग गैस यूज करते हैं, तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर जो होना चाहिए वो 1 atm होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस शुड बी इक्वल टू 1 atm। सर ये कंडीशंस अगर नहीं होगा तो ये रेफरेंस पॉइंट नहीं मानेंगे इसमें? नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी हम लोग मेजर कर पाएंगे। और दूसरा चीज है ये कि सॉलिड और लिक्विड जो हम लोग यूज करेंगे वो 100% प्योर होना चाहिए, शुड बी 100% प्योर। मतलब कोई भी इम्प्योर मटेरियल हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं। जो भी इलेक्ट्रोड यूज करेंगे हम लोग, उसमें सॉल्यूशन भी जो यूज करेंगे हम लोग वो 100% प्योर होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट ये है टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। और जिस टेम्परेचर पे वो हम लोग प्रोसेस कर रहे होंगे वहां पे टेम्परेचर जो होना चाहिए चेंज नहीं होना चाहिए। जिस टेम्परेचर पे हम लोग स्टार्ट किए हैं वही टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसमें जरूरी नहीं है कि 25 डिग्री सेल्सियस ही हो, जो भी टेम्परेचर हो वो कांस्टेंट रहना चाहिए, फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, ये ध्यान रखना। नॉर्मली हम लोग रूम टेम्परेचर पे ही करते हैं ना कोई भी रिएक्शन, तो रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस है। तो जरूरी नहीं है कि हर केस में तुमको 25 ही लेना है, कोई भी टेम्परेचर पे वो हो रहा हो, और वो टेम्परेचर जो थ्रू आउट द रिएक्शन जो है, थ्रू आउट द प्रोसेस वो सेम रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ये बात बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस है, स्टैंडर्ड कंडीशंस है।
हो गया? हाँ सर। इतना लिख लियो, हम्म, बोलो जल्दी। चलो अब देखो कौन सा हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रोड, कैसे मेजर करने वाले। तो जो हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं ना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड अभी जो बताए हैं, तो सबसे मोस्ट कॉमन जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसी को बोला जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसी के रेस्पेक्ट में बाकी दूसरे मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट होता है। SHE से डिनोट करते हैं इसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसमें देखो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। इसमें हम लोग ये ऐसे लिए हैं, ये बीकर है, इस बीकर में जो है हमको हाइड्रोजन का आयन फिल करना है। तो हाइड्रोजन का आयन किस में मिलेगा बताओ, कौन से सॉल्यूशन में मिलेगा हाइड्रोजन का आयन? वाटर। वाटर। वाटर पूरा आयनाइज होता है क्या? वाटर तो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कोई एक, एसिडी कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है जिसमें कि आसानी से H+ मिल जाए। HCl तो कोई एसिड यूज करेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो जैसे मान लो HCl यूज कर लिए। अब जो हम लोग यूज करेंगे HCl से H+ मिलेगा, यहाँ पे ये H+ मिलेगा ना। अब H+ का कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए बताओ, स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन कितना बताया गया है, 1 मोलर। कितना होना चाहिए? 1 मोलर। तो इसका कंसेंट्रेशन, ये जो सॉल्यूशन हम लोग यूज करेंगे, ये सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, कंसेंट्रेशन इसका 1 मोलर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें ये इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये इस टाइप का मेटल का एक ले लिए हम लोग। ठीक है, मेटालिक इस टाइप का बना हुआ रहता है। ठीक है, ये मेटल का है, ये प्लैटिनम रॉड हम लोग यूज कर लिए ऐसा। और यहाँ से इसमें हाइड्रोजन गैस H2 गैस भरा जाता है, H2 गैस इसमें डाला गया। ठीक वो है, फनल हाइड्रोजन है क्या? गैस क्या, वो फनल है क्या? ये ओपन है, यहाँ से ओपन कर दिया गया, नोजल टाइप का बना हुआ है, उससे हाइड्रोजन गैस अंदर जाएगा। और ये हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन है तो 1 atm। 1 atm प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन, दोनों केस होता है। अब अगर दोनों में अलग अलग केस होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन में क्या होता है बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम दोनों रिएक्शन लिख रहे हैं। अगर मान लो वो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो पहला वाला देखो, ऑक्सीडेशन कौन सा प्रोसेस होगा बताओ, रिमूवल ऑफ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, H2 गैस जो अंदर घुसा है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, 2H+ में कन्वर्ट हो रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया। क्योंकि H2 ले रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो ना। तो H2 में 2 हाइड्रोजन का एटम होगा, तो एक हाइड्रोजन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 हाइड्रोजन का एटम टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। और कितने H+ मिलेंगे वहां पे, 2H+ मिलेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E से डिनोट होता है। E हो गया इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर कहीं पे तुमको E0 दिया हुआ है, अगर इसी में नॉट लगा देंगे तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। क्या हो गया, अगर किसी जगह नॉट लगा हुआ होगा तो मतलब वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है। सिंपली E लिखा हुआ है तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, अगर E0 लगा दिए तो वो क्या हो गया बताओ, वो किसको स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन। स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखो
H2 से किस में जा रहा है, H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ देखो H2 के केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताओ तो। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट H2 में क्या होगा, 0 है। और अगर वो H प्लस में चला गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया उसका, +1 हो गया। H प्लस गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया उसका, +1। तो 0 से वो किस में जा रहा है बताओ, 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट किस में चेंज हो रहा है, +1 में चेंज हो रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हैं बताओ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो ये वाला ये H2 से जा रहा है H प्लस में, तो ये कौन सा प्रोसेस को डिनोट कर रहा है बताओ तो, ऑक्सीडेशन को डिनोट कर रहा है, कर रहा है। और यहाँ पे आगे E नॉट लिखे हैं, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो लिख रहे हैं हम लोग, ये कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन वाला। तो ये ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और ये हाइड्रोजन के केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये आता है, ये 0 वोल्ट एज्यूम किया जाता है। कितना एज्यूम किया जाता है, 0 वोल्ट। इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग बाकी अलग एलिमेंट्स का निकालते हैं, बाकी दूसरे मेटल का। तो ये एक्सपेरिमेंटली आया गया है, समझ में आया। हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया गया स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो ये कितना वोल्ट आया बताओ तो, 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये एज्यूम किया गया है 0 वोल्ट आया है। अब इसी के रेस्पेक्ट, तो ये तो पहला है कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब एज एनोड, एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा है। अगर यही चीज अगर वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है बताओ, बोलो। रिडक्शन होता है। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या हो रहा होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, घट रहा होगा। घट रहा होगा। होगा। तो रिडक्शन में हम लोग कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे, 2H प्लस जो है, 2H प्लस जो है, या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ये वाला हो गया, कौन सा रिएक्शन हो गया ये, इक्वेशन पे किसको डिनोट कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है, बोलो जल्दी। हाँ सर। यस सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन वाला इक्वेशन है। अब यहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम लोग लिखें, ये वाला कौन सा पोटेंशियल डिनोट कर रहा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हाइड्रोजन का जो है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, कितना एज्यूम किया जाता है, 0। और उसी तरह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ये ऐसे डिनोट कर रहा है, H प्लस से ये किस में जा रहा है, H2 में जा रहा है। तो अब देखो H प्लस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और H2 में कितना हो गया, 0 हो गया। +1 से ये 0 में जा रहा है, तो ये वाला प्रोसेस किसको डिनोट कर रहा है, रिडक्शन को। ये पोटेंशियल भी किसके लिए होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो भी है ये 0 वोल्ट एज्यूम किया जाता है। ये दोनों वैल्यू जो है ये 0 वोल्ट एज्यूम होता है हाइड्रोजन के केस में। तो ये इसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये तुमको देख के पहचानना होगा कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है या रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, समझ में आया। और वो कैसे देखोगे, वहां पे तुमको देखना होगा कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही तुमको देख के पहचानना होगा। तो सर बाकी के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला है क्या? अभी बताएंगे वो प्रोसेस। ये हाइड्रोजन का है गया। अब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही बाकी दूसरे मेटल का निकाला जाता है, डायरेक्टली किसी मेटल का हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, समझ में आया। तो इसीलिए हाइड्रोजन को हम लोग किसकी तरह यूज करेंगे, एक रेफरेंस की तरह यूज करेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट होगा, डायरेक्टली किसी भी मेटल का नहीं निकाला जा सकता, इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है हमको, ठीक है। तो ये 2 हो गया। अब हमको पता चल गया कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 वोल्ट है, और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कितना है, 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट। ठीक है। अब दूसरे मेटल का निकालना है, तो इसके लिए ये एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, ई ऑफ सेल। किसी दूसरे सेल का अगर हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये यूज करते हैं हम लोग फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला याद रखो, रिडक्शन पोटेंशियल
ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बस एक फॉर्मूला याद रखना है, इसी फॉर्मूले से सारा सॉल्व होगा तुम्हारा। किसी भी सेल का अगर हमको पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा माइनस क्या कर देंगे उसमें, एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। इन दोनों को अगर माइनस कर दोगे तो हमको सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा, या ईएमएफ ऑफ सेल हमको निकल जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर तुमको ई नॉट अगर लग गया, ई नॉट मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे देखो ई ऑफ सेल अगर था तो सिंपली हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर रहे थे, लेकिन अगर ई नॉट ऑफ सेल अगर निकालना है हमको तो यहाँ पे क्या यूज करना होगा हमको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ रहा है ना। ई नॉट अगर निकालना होगा तो हमको रिडक्शन पोटेंशियल भी स्टैंडर्ड कंडीशन वाला यूज करना होगा। ये क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, सिर्फ आगे स्टैंडर्ड लग जाएगा, ऑफ कैथोड माइनस क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं हम लोग, ई नॉट ऑफ सेल अगर निकालना है तो एसआरपी ऑफ कैथोड, एसआरपी मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एसआरपी हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो एसआरपी ऑफ कैथोड और उसमें क्या माइनस कर देंगे हम लोग, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी ऑफ एनोड। तो बस ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है कि किसी भी सेल का अगर हमको ई नॉट निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। गॉट इट, समझ में आ रहा है। यस सर। चलो अब देखो, अब मान लो हमको कॉपर का निकालना है, किसका कैलकुलेट करना है, कॉपर का हमको रिडक्शन पोटेंशियल, या मान लो कॉपर का हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, हम अभी बता चुके हैं किसी भी मेटल का इंडिविजुअली हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काउंट कर सकते हैं क्या, ये कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं। नहीं, हमेशा उसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करेंगे। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के टर्म में हम लोग कौन सा यूज करेंगे उसके जगह पे, अभी बताए कौन सा रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज होगा, हाइड्रोजन वाला यूज होगा। तो जैसे मान लो कॉपर का हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं कॉपर का, तो कॉपर को हम लोग यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, इधर कॉपर का हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर कॉपर का हमको निकालना है तो उसको किसकी तरह ट्रीट करना होगा बताओ, तो उसको किस साइड रखना होगा, एनोड की तरफ रखना होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन निकाल रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन वाले को हम लोग लेफ्ट में रिप्रेजेंट करते हैं या राइट में, लेफ्ट में। लेफ्ट में। तो ये हम लोग कॉपर का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कॉपर का अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको हम लोग लेफ्ट में पुट कर दिए, कॉपर का रॉड ले लिया इस टाइप का। ठीक है, और इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया CuSO4 का, और ये जो सॉल्यूशन लेंगे इसका कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए बताओ, 1 मोलर। 1 मोलर, क्योंकि स्टैंडर्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका कंसेंट्रेशन 1 मोलर ले लिया। और ये कॉपर का हो गया, और इधर हम लोग किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे बताओ, हाइड्रोजन को। अगर कॉपर हम लोग ऑक्सीडेशन वाले पोर्शन में कॉपर लिए हैं, तो यहाँ रिडक्शन वाला सेल किसका होगा बताओ, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन वाला होगा। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन वाला हम लोग यूज कर ले रहे हैं यहाँ पे रिडक्शन वाले में, क्योंकि इसी के रेफरेंस में हम लोग निकालेंगे सारे मेटल का। तो यहाँ पे जो वो कंस्ट्रक्शन था वैसा वाला वही यूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आया, अब इसको कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे हम लोग वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिए ताकि वोल्टेज हम लोग मेजर जो कर रहे हैं वो उसका रीडिंग आ जाए। वोल्ट मीटर पढ़े हो ना, वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। हाँ, तो वही
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए वोल्ट मीटर यूज किया। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इसके थ्रू डाला जाएगा H2 गैस, और इसका पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए H2 गैस का? 180 1 atm होना चाहिए। और यहाँ पे मान लो H प्लस जो भी हम लोग सॉल्यूशन लिए हैं, इसका भी कंसेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला है एनोड, कॉपर का ये रॉड लिए हैं Cu रॉड, और इधर है ये राइट हैंड साइड में कैथोड, ठीक है। और इसको हम लोग कनेक्ट किसके थ्रू करेंगे बताओ? बीच में एक चीज छूट गया है, सॉल्ट ब्रिज यूज करेंगे ना, तभी तो ये गैल्वेनिक सेल बनेगा। हेलो, हाँ सर। तो सॉल्ट ब्रिज तो यूज करना होगा ना, हाँ सर। अगर कंटिन्यूअसली सेल को रन कराना है तो। सॉल्ट हाँ। ब्रिज अगर यूज नहीं करोगे तो वो सेल क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद रुक जाएगा, बंद हो जाएगा अपने आप, बंद हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन हम लोग देख ही चुके हैं। चलो अब देखो यहाँ पे बताओ, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? एट एनोड ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में कॉपर क्या कर रहा होगा? कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म वाला, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? लूज कर रहा होगा। और इलेक्ट्रॉन लूज करके ये किस में बदल रहा होगा? Cu2 प्लस में। हाँ। Cu2 प्लस ये एक्वस में चला गया है ना, Cu2 प्लस एक्वस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखे एनोड पे। कैथोड पे क्या हो रहा होगा बताओ? कैथोड पे क्या हो रहा होगा? बोलो। H प्लस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेगा ना। हाँ, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रहा होगा। हाँ। तो 2H प्लस जो है एक्वस वाला, ये क्या कर रहा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, और किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? H2 गैस में कन्वर्ट हो जा रहा होगा, H2 गैस में कन्वर्ट हो जा रहा होगा। तो अब नेट रिएक्शन अगर हम लोग लिखें इन दोनों को कंबाइन करके, नेट रिएक्शन क्या आ जाएगा बताओ? नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कॉपर सॉलिड जो है ये 2H प्लस एक्वस को गेन करके, 2H प्लस एक्वस के प्रेजेंस में, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? Cu2 प्लस एक्वस, और प्लस उधर क्या बचेगा? और H2 गैस बचेगा। तो ये नेट रिएक्शन हो गया। तो सर वहाँ कैथोड में जो H2 गैस बना वही आपका निकल जाएगा बाहर ना। हाँ, वो बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे देखो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा बताओ तो? अभी जो बताए थे तुम लोग को, सेल रिप्रेजेंटेशन इसका लिख के दिखाओ तो, लिख के बताओ तो कैसा होगा? सेल रिप्रेजेंटेशन में एनोड में जो यूज कर रहे थे उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और उसके बाद कैथोड में जो यूज हो रहा था वो राइट हैंड साइड। तो एनोड पे देखो क्या हो रहा था, कॉपर सॉलिड जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा था बताओ? Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा था। और इसका कंसेंट्रेशन कितना था Cu2 प्लस का? 1 मोलर। तो इस कंसेंट्रेशन ब्रैकेट में लिख दिए। और इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग डबल लाइन यूज करेंगे, क्योंकि ये एनोड वाला हम लोग लिख चुके हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। अब कैथोड वाले में क्या लिखेंगे बताओ? कैथोड वाले एंड में क्या लिखना होगा हमको? H प्लस जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बताओ? H प्लस ये एक्वस वाला है H प्लस, और इसका कंसेंट्रेशन कितना है बताओ? 1 मोलर। 1 मोलर। तो ये एक्वस यहाँ से हटा देना, ठीक है। वो हमको पता है कि एक्वस ये H प्लस जो होगा वो सॉल्यूशन फेज में ही होगा, तो उसका कंसेंट्रेशन डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। H प्लस का कंसेंट्रेशन है 1 मोलर, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है बताओ? H2 में। H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और H2 गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है? 1 atm। 1 atm। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इसका दिया होगा 1 atm। तो ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ गैस लिख ले रहने देंगे।
हाँ गैस लिख देना, H2O गैस के फॉर्म में निकल रहा है, और प्रेशर नहीं भी लिखोगे तो 1 atm तुमको दिया हुआ रहेगा, तो ऑब्वियसली उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। एटीएम प्रेशर किसका दिया रहेगा तुमको? गैस का ही दिया रहेगा ना, सॉलिड और लिक्विड का तो प्रेशर होगा नहीं। यहाँ पर मैंने कि इम्पोर्टेंट बस 1 मोलर 1 एटीएम ये सब इम्पोर्टेंट है ना सर? हाँ अगर कंसेंट्रेशन तुमको दिया हुआ है तो कंसेंट्रेशन दिया हुआ है तो इससे क्या आइडिया लग गया कि वो कौन सा फेज में होगा? एक्वस फेज में ही होगा, सॉल्यूशन फेज होगा, तभी तो कंसेंट्रेशन होगा। हाँ और अगर तुमको प्रेशर दिया हुआ है तो ऑब्वियसली उससे क्या आइडिया लग गया हमको? गैसियस फेज में ही होगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में तो प्रेशर होता नहीं है। राइट। ठीक है, तो ये आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे थे? ई ऑफ सेल। अब देखो ई ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या था बताओ? ई ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या है? SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन, ई नॉट सेल कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही होगा? बोलो। हाँ सर। ठीक है, हम्म। चलो अब यहाँ पे बताना, ये ई नॉट सेल लिख रहे हैं। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है कैथोड का, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या होगा कि वो किससे कन्वर्ट हो रहा होगा? H प्लस से किस में जा रहा होगा? H2 में जा रहा होगा, यही तो रिप्रेजेंटेशन है इसका। ऐसे ही लिखता है ना रिडक्शन पोटेंशियल। H प्लस से देखो +1 से ये जा रहा है 0 में, तो ये रिडक्शन शो कर रहा है। और ये E नॉट है, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू है इसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। माइनस हमको ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है एनोड का, तो एनोड में क्या हो रहा है बताओ? कॉपर जो है Cu2 प्लस में जा रहा है, तो Cu से Cu2 प्लस, ये वाला प्रोसेस क्या शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। लेकिन हम लोग जो यहाँ वैल्यू यूज कर रहे हैं, ये कौन सा वैल्यू यूज कर रहे हैं बताओ तो? कौन वैल्यू? इस फॉर्मूले में जो वैल्यू यूज करना है वो कौन सा वैल्यू यूज करना है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा? ए नॉट जो है ये Cu2 प्लस से Cu वाला लिखना होगा, तभी तो ये रिडक्शन शो करेगा ना। अच्छा, समझ में आया? रिडक्शन लिखने इसीलिए हम लोग ऐसा लिखना पड़ेगा। कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, इसी दोनों को माइनस करेंगे तो ई नॉट ऑफ सेल आएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना। ये रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा, तो ये +2 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है, दिख रहा है ना? यहाँ +2 से ये 0 में जाएगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल डिनोट कर रहा है। 1 मिनट सर। ठीक है, अब भी हाँ। यहाँ पे देखना, और यहाँ पे हमको ये वाला वैल्यू पता है हमको, H प्लस का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड का हमको पता है, इसका वैल्यू कितना होता है? 0 वोल्ट होता है। हाँ, इसका तो 0 वोल्ट होता है। इसका 0 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पे जो ई नॉट ऑफ सेल हो गया, यही किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस से Cu। मतलब यहाँ से हमको देखो, ई नॉट ऑफ सेल हमको यहाँ से मिल गया, ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू हमको यहाँ रीडिंग तो मिल जाएगा ना, ये वोल्ट मीटर में रीडिंग हमको पता चल गया। ये जो V है, वोल्ट मीटर हम लोग कनेक्ट किए हैं, तो वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वो किसका रीडिंग देगा? वो सेल का रीडिंग देगा। क्या बोल रहे सर? अरे वोल्ट मीटर जो कनेक्ट किए हैं वो किसका हाँ। रीडिंग देगा बताओ तो? किसका? सेल, पूरे सेल का ही पोटेंशियल बताएगा ना मेरे को कितना आया। हाँ। तो वो पूरा सेल का पोटेंशियल मतलब ई नॉट ऑफ सेल, वो वोल्ट मीटर के रीडिंग से हमको पता चल गया। और यहाँ पे हम लोग कॉपर का कौन सा वैल्यू पता कर दिए बताओ? ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस से Cu, ये माइनस साइन को इधर भेज दोगे तो ये माइनस टाइम्स उसमें लगा दोगे तो माइनस ई नॉट सेल। तो ये कॉपर का हमको कौन सा वैल्यू मिल गया बताओ? स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया हमको कॉपर का, मिला या नहीं मिला बताओ। तो उसका वैल्यू माइनस ई नॉट सेल हो आया। अरे तो माइनस साइन को इधर भेज दोगे तो माइनस ऑफ ई नॉट हो जाएगा ना सेल। को वैल्यू नहीं आएगा इसका। वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू जो रीडिंग शो करेगा वही वैल्यू तो यूज करना है, वो तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको पता चलेगा ना। वैल्यू होता है हर एक मेटल का, कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, तो वो तुमको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, वो तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अच्छा तुमको याद नहीं करना है सबका वैल्यू, वैल्यू आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू तो आएगा ही उसका कुछ, तो वो तुमको याद नहीं रखना है, ठीक है, वो क्वेश्चन में तुमको मेंशन किया हो रहेगा। अच्छा ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली वही चीज बता रहे हैं, किसी भी मेटल का हम लोग पोटेंशियल जो है रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हम लोग इंडिविजुअली उस मेटल का अकेला नहीं निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए हमको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जरूरत पड़ेगा। उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम लोग यूज करके ही हम लोग किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमको कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मिल गया ना, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या किए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किए थे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको कॉपर का मिल गया। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, किसी भी मेटल का जो होता है ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए मेटल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दैट मेटल। ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट दोनों क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, मतलब दोनों में साइन चेंज हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है ना। तो अगर मान कॉपर का मान लो कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर x है, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस एक्स। हाँ, कॉपर का अगर रिडक्शन पोटेंशियल x वोल्ट है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वोल्ट। समझ में आया, बस उसमें माइनस साइन लगा देना, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना। हाँ सर। ये ध्यान रखना, इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग निकालते हैं। अब जैसे मान लो ये वाला प्रोसेस बताना, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये Zn 2 प्लस से Zn जा रहा है, ये इक्वल टू x वोल्ट है। ये बताओ तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता रहा है या रिडक्शन पोटेंशियल बता रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल। ढंग से देखो, ये हाँ सर, रिडक्शन प्लस 2 से ये 0 में जा रहा है। हाँ, तो रिडक्शन पोटेंशियल। ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक है ये Zn। अब तुमसे जिंक ये वाला वैल्यू अगर तुमसे पूछा जाए Zn से Zn2 प्लस, ये कौन सा पोटेंशियल शो कर रहा है बताओ तो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू तुमको दिया हुआ है x वोल्ट, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वोल्ट। समझ में आया, ये हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। क्लियर है। हाँ सर। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा होता है हर एक मेटल का, ठीक है, साइन में अंतर होता है। और पूरे सेल का अगर हमको निकालना है तो सेल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बस ये फॉर्मूला तुमको ध्यान देना है हमेशा, ये फॉर्मूला याद रखना है, उसको हम लोग यूज करेंगे। अभी क्वेश्चंस करा रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड, ठीक है, पहले इसको नोट कर लो इतना। चलो अब ई सेल या फिर ई नॉट सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है
ये जो होता है इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये पढ़े हो तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स में, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है बताओ तो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, मतलब उसका मतलब अमाउंट चेंज करने पर। इंटरनल हाँ, प्रॉपर्टी। ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, और हाँ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो अमाउंट पे डिपेंड करता है, मतलब मास पे डिपेंड करेगा। तो इंटेंसिव लिख रहा है मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं नहीं कर रहा कर। है। मतलब इसको लिख सकते हैं दैट इज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट। अमाउंट पे ये डिपेंड नहीं करेगा। तो किसी भी मेटल का जो होता है या किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, वो उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर अमाउंट चेंज भी कर दिया तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। सेकंड पॉइंट ये है, इफ ए केमिकल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड और divided by any number, then ए नॉट सेल का वैल्यू चेंज होगा या नहीं होगा बताओ तो। अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो अमाउंट पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अगर केमिकल इक्वेशन को हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दें या डिवाइड भी कर दें, उस पे उसके वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। नहीं करेगा, क्योंकि ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये अनअफेक्टेड रहेगा। ये चीज ध्यान रखना कि इट रिमेंस अनअफेक्टेड, तो उसके अमाउंट पे कोई भी फर्क, तो उसके वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, CO2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में जा रहा है, तो इसका E नॉट जो है ये CO2 प्लस से Cu शो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये CO2 प्लस से Cu कौन सा पोटेंशियल शो कर रहा है बताओ तो। रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, बोलो जल्दी। रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका जो वैल्यू होता है ये 0.34 वोल्ट होता है। ठीक है, ये देखो इतना आ रहा है 0.34 वोल्ट। अब अगर मान लो इसी इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2Cu2 प्लस ये 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2Cu, तो इसका ई नॉट चेंज हो जाएगा क्या बताओ तो। Cu2 प्लस Cu नहीं ई होगा नॉट चेंज। भी, ई नॉट भी 2 टाइम्स हो जाएगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ई नॉट का वैल्यू जो है ये 0.34 वोल्ट ही रहेगा। समझ में आया ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर केमिकल इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग कर देंगे तो उससे उसके ई नॉट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि व्हेन two equations are added, then E naught या EMF, E naught cell cannot be calculated, या ऐसे लिख लो, वो जो पोटेंशियल है उसको हम लोग EMF बोलते हैं, वो जो वोल्टेज आता है ना इलेक्ट्रोड जो आ रहा है उसी को हम लोग EMF भी बोलते हैं। ये फिजिक्स में पढ़े होगे तुम लोग, इलेक्ट्रिसिटी में EMF पढ़े हो ना। ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, लेकिन ये फोर्स नहीं है, एक्चुअली एक वोल्टेज है। वो जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसी को बोला जाता है EMF। तो अगर दो इक्वेशन को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो EMF ऑफ सेल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग EMF ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो एक इक्वेशन है, उसका कुछ EMF दिया हुआ है इतना, ठीक है। एक पहले वाले इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है जैसे मान लो, ठीक है, इक्वेशन 1 है, इसका EMF जो दिया हुआ है E नॉट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x वोल्ट। और इक्वेशन 2 ले लिए हम लोग,
इसका ई नॉट का वैल्यू जो दिया हुआ है ये y वोल्ट दिया हुआ है। क्लियर है? अब जैसे मान लो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके हम लोग एक इक्वेशन 3 बना रहे हैं। नेट इक्वेशन इन दोनों को ऐड करने से इक्वेशन 3 बन रहा है, नेट इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन 3 में अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इसका नेट इक्वेशन का जो ई नॉट आएगा, ई नॉट ऑफ नेट इक्वेशन, ये ई नॉट 1 हो गया, ये 2 हो गया। नेट इक्वेशन का ई नॉट जो है हम लोग E1 प्लस E2, ये ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि हम लोग दो इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो उसका ईएमएफ भी जो होता है एडिटिव प्रॉपर्टी ये नहीं होता है। क्लियर है? इसको इस तरीके से हम लोग नहीं निकालेंगे, इसके लिए दूसरा तरीका हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि दो इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो उसका ई नॉट भी या ईएमएफ भी ऐड हो जाएगा, या फिर दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका ईएमएफ भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या? नेट इक्वेशन अगर निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं हम लोग? बोलो। नो सर। नहीं, तो ये एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। क्लियर है? हेलो? हाँ सर। चलो, इतना पॉइंट लिखते जा रहे हो ना सब लोग? हाँ सर। चलो, अब इसमें एक और चीज है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो सर उसको ऐड कैसे करेंगे सर? वो बताएंगे, आगे बताएंगे, जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसमें बताया जाएगा। ठीक है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ई ऑफ सेल जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या पढ़े हो, डेल्टा जी के टर्म में क्या पढ़े हो बताओ तो? डेल्टा जी क्या होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के केस में? लेस देन 0 होना चाहिए, पढ़े होगे ना थर्मोडायनेमिक्स में। हेलो? नहीं पढ़ा सर। अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब उसका डेल्टा जी क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। और कोई भी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ में आया? तो उसी तरह यहाँ भी अगर हम लोग बात करें, अगर पोटेंशियल के टर्म में हम लोग बात करेंगे, इलेक्ट्रोड के टर्म में, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उसी को बोलेंगे जिसका ई ऑफ सेल क्या है? ग्रेटर देन 0 है। अगर किसी सेल का ई ऑफ सेल अगर लेस देन 0 हो गया तो वो प्रोसेस हम लोग बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो खुद नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस समझते हो ना? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब वो खुद हो रहा है, अपने आप हो जाएगा, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस वो खुद नहीं होगा। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन के केस में ई ऑफ सेल जो होगा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या आ जाएगा? ई ऑफ सेल इक्वल टू 0 आ जाएगा। चलो, इतना लिख लिया हो? हाँ सर। देख लो। चलो, तो आज का टाइम हो गया। कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास से, अब न्यूमेरिकल ये स्टार्ट होगा। ठीक है? हम लोग कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ये फॉर्मूला तुम लोग तब तक रिवाइज करके रखना है, सारा जितना भी पता है, ये थ्योरी का जरूरत पड़ेगा अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने। ठीक है? तो इतना तक तुम लोग करके रखना, नेक्स्ट क्लास में एक बार पढ़ के रखना, बस रिवाइज करके। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक बार एनसीईआरटी देखोगे, उसमें नर्स्ट इक्वेशन मिलेगा। ठीक है? उसमें देखोगे नर्स्ट इक्वेशन, उसको एक क्या, कौन सा क्वेश्चन बोले सर? नर्स्ट इक्वेशन, क्वेश्चन नहीं। ठीक है? नर्स्ट इक्वेशन मिलेगा तो उसको एक बार तुम लोग पढ़ के रखना, उसको एक बार देख के रखना एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्लास में उस न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे इसके ऊपर। ठीक है? चलो, आज में किसी को डाउट है क्या इसमें, बताओ? नहीं सर। तो ये थ्योरेटिकली एक बार इसको थ्योरी रिवाइज करके तुम लोग एनसीईआरटी में नर्स्ट इक्वेशन एक बार देख के रखना। आगे न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे उसमें। ठीक है? हाँ। चलो फिर एंड कर रहे हैं। हाँ, इसका नोट्स भेज दीजिएगा सर।
ठीक है, भेज दे रहा हूँ।